नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का सुपर टेट 2021 प्राथमिक और जूनियर दोनों ही शिक्षक भर्तियों के लिए टेस्ट सीरीज का ये दूसरी श्रृंखला है आज की। और सभी जो है 14 विषयों पर यानी जितना भी आपका पाठ्यक्रम है सभी को एक साथ यहाँ पर कवर करते हुए टेस्ट सीरीज आपकी चलाई जा रही है। एक बात का विशेष ध्यान रखिए मित्रों, सेल्फ स्टडी पर ज़्यादा से ज़्यादा फोकस करें। बाकी आपको जहाँ से भी मटेरियल मिल सके बस इतना आपको ध्यान देना है कि आपका जो टाइम है वेस्ट ना हो। ठीक है, कम समय में आपको ज़्यादा तथ्यों को सजोने का प्रयास करना चाहिए। तो चलिए यहाँ पर हम जल्दी से शुरू करते हैं वीडियो को। वीडियो में आगे चलने से पहले आप सभी मित्रों से छोटा सा निवेदन है कि प्लीज़ दोस्तों वीडियो को लाइक करके ज़्यादा से ज़्यादा शेयर जरूर कर दीजिएगा, साथ में चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेंगे। इसके अलावा कुछ चैनल और ग्रुप्स की लिंक आप सभी को डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, जा कर के आप ज़रूर ज्वाइन कर लीजिएगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं आज के पहले क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन है दोस्तों यहाँ पर, शिक्षा का अधिकार राइट टू एजुकेशन एक्ट अधिनियम किस वर्ष से प्रभावी हुआ? क्वेश्चंस को हमेशा आप ध्यान से पढ़िएगा। किस वर्ष लागू हुआ और किस वर्ष से प्रभावी हुआ, दोनों में थोड़ा सा अंतर है। कभी कभी क्या होता है ये दोनों ही चीज़ें एक वर्ष में होती है तो वहाँ पर दिक्कत नहीं है, लेकिन अगर ये दोनों चीज़ें अलग अलग वर्षों में होती हैं तो फिर यहाँ पर वहाँ पर आपको बिल्कुल ध्यान देना होता है। शिक्षा का अधिकार जो अधिनियम है ये आपका 2009 में पारित हुआ था। ठीक है, यहाँ पे पारित होना चाहिए था, मैंने गलती से लागू लिख दिया है। ठीक है, ये सेम वर्ड हो जा रहा था, लागू या प्रभावी होना। तो किस वर्ष पारित हुआ था? तो 2009 में पारित हुआ था, आप सभी जानते हैं, जिसमें 14 वर्ष तक के या उससे कम जो 6 से लेकर के 14 वर्ष तक की आयु वर्ग के बच्चों के लिए निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा का प्रावधान किया गया था, जिससे संबंधित एक अनुच्छेद 21 का एक है और दूसरा अनुच्छेद आपका अनुच्छेद 45 है, जहाँ पर जो राज्य हैं इसके लिए व्यवस्था करेंगे, ये प्रावधान है। ठीक है, तो यहाँ पर पूछा है आपसे किस वर्ष से प्रभावी हुआ है, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा सी। अगर ये पूछा जाता किस वर्ष पारित हुआ था अधिनियम तो 2009 आपका आंसर हो जाता। इसके अलावा जो भी कनेक्टेड मैटर्स रहेंगे मित्रों आपको उसी क्वेश्चंस के अंतर्गत बता दिए जाएंगे। तो आप लोग क्या करिएगा, इसको आप कहीं नोट डाउन कर सकते हैं। ठीक है, वीडियो को आप पॉज करके नोट डाउन कर लिया करिए। साथ में मित्रों जिनको भी आपको प्रश्न के आंसर आते हैं तो आप लोग कमेंट करके जरूर बता दिया करें। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर है, भारत का शेक्सपियर किसे कहा जाता है? आई होप इस प्रश्न का आंसर सभी लोग दे लेंगे, इजी सा प्रश्न है। ठीक है, बिल्कुल आसान सा प्रश्न है, कालिदास। अगला प्रश्न यहाँ पर हिंदी से लिया गया है, महान शब्द में त्व प्रत्यय से जोड़ने से क्या शब्द बनेगा? ठीक है, जल्दी से आंसर दीजिए आप लोग। मुझे पता है भैया आप लोग ज़्यादा करके लोग यहाँ पर कंफ्यूज होंगे, कंफ्यूज मत हुआ करिए आप लोग ऑप्शन देख करके। ये ऑप्शन आपका नहीं होगा सही। ठीक है, आपका यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा महत्व। जिन मित्रों ने हमारा उपसर्ग और प्रत्यय वाला हिंदी वाला वीडियो देखा होगा तो उसमें मैंने विस्तार से उपसर्ग और प्रत्यय को लेकर के चीज़ें बताई हैं। ढेर सारा उपसर्ग और प्रत्यय रटने से अच्छा होता है कि आप उपसर्ग और प्रत्यय को पहले समझ लीजिए। जब कभी भी आप उपसर्ग या फिर प्रत्यय को मूल शब्द से अलग करते हैं तो मूल शब्द सदैव सार्थक बचना चाहिए। जैसे अगर मैं यहाँ से महत्व में आपसे पूछूं कि यहाँ पर प्रत्यय क्या होगा, आप बोलेंगे प्रत्ययत्व हो जाएगा। मूल शब्द क्या है, तो मूल शब्द आप माँ थोड़ी बोलेंगे, माँ कोई शब्द थोड़ी है सार्थक, महान शब्द सार्थक होता है। ठीक है, तो महान और त्व मिलके बनेगा महत्व। हम संधि विच्छेद नहीं कर रहे हैं मित्रों, यहाँ पर उपसर्ग प्रत्यय कर रहे हैं। उपसर्ग और प्रत्यय के हटाने के बाद जो मूल शब्द बचना चाहिए सार्थक बचना चाहिए। अगर आप ऐसा करते तो आपका प्रश्न कभी गलत नहीं होगा। ठीक है, संस्कृत के उपसर्ग, हिंदी के उपसर्ग, उर्दू के उपसर्ग, इसके अलावा प्रत्यय दो प्रकार के होते हैं, कृदंत और तद्धित। सभी को डिटेल्ड में आप हिंदी वाले प्लेलिस्ट देख लेंगे तो वहाँ पे आपको जानकारी मिल जाएगी विस्तार से। तो यहाँ पर डी हो गया आपका राइट आंसर। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न यहाँ पर है, संस्कार में उपसर्ग है। आप सभी जानते हैं उपसर्ग वे शब्दांश होते हैं जो किसी शब्द के किसी सार्थक शब्द के प्रारंभ में जुड़ करके उसके अर्थ में परिवर्तन कर देते हैं। ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर संस्कार को हम लिखेंगे शम म के नीचे हलंत प्लस कार। कई बार लोग हलंत को भूल जाते हैं, भैया हलंत बिल्कुल आप याद रखिएगा। ठीक है, ये जो आपका म है हलंत वाला यानी व्यंजन म कह सकते हैं, यानी जब व्यंजन में से हम स्वर निकाल देते हैं तो जब हम अक्षर में से हम स्वर निकाल देते हैं तो शुद्ध व्यंजन बच जाता है। ठीक है,
यानी इस म के हलंत में हम अ जोड़ देंगे तो ये आपका पूरा बन जाएगा म अक्षर। ठीक है, तो यहाँ पर राइट आंसर आपका होगा डी, शम धनकार। संस्कार में उपसर्ग होगा शम। इसके अलावा मित्रों कोई भी आपके मन में डाउट्स हो, किसी भी तरह के सजेशन हो, आप लोग बिल्कुल कमेंट कर सकते हैं। हमारे साथ आप लोग जरूर जुड़िए मित्रों। पिछली बार जो मित्र जुड़े थे सुपर टेट परीक्षा के लिए, तो बिल्कुल आप लोगों को उनको पता होगा। काफ़ी जो भी देखिए टेस्ट सीरीज का मतलब ये है मित्रों कि आपके सिलेबस को पूरी तरह से कवर करते हुए जो मोस्ट प्रोबेबल क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ सकते हैं उसी के अनुरूप आपकी तैयारी करवानी है। अगला प्रश्न आपका साइंस है, विज्ञान से है। नग्न बीज वाले पौधों को कहा जाता है। मुझे लग रहा है आप सभी लोग इसका आंसर दे लेंगे। बी इसका हो जाएगा राइट आंसर। ठीक है, नग्न बीज वाले पौधों को कहा जाता है अनावृत बीजी, और इसके उल्टे वाले को कहा जाता है आवृत बीजी। अच्छा, एपीफाइट्स या फिर अधिपादप, ये कौन से पौधे होते हैं? एपीफाइट्स इसी को बोल सकते हैं आप इंग्लिश में, या फिर अधिपादप। वे पौधे जो केवल सहारा के लिए किसी अन्य पौधों पर निर्भर होते हैं, मतलब भोजन के लिए नहीं, केवल सहारा के लिए, तो ऐसे पौधों को कहते हैं अधिपादप पौधे। ठीक है, आई होप आपको समझ में आ गया होगा तीनों ही ऑप्शन। यहाँ पर आपका बी है राइट आंसर। तो चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन आपका सीडीपी से है। पाठ योजना निर्माण में पंचपदीय प्रणाली के प्रणेता थे। ठीक है, राइट आंसर मैं आपको बता रहा हूँ डायरेक्ट, मैं ऑप्शन नहीं पढ़ रहा हूँ मित्रों ताकि हमारा समय खराब ना हो। पाठ योजना निर्माण में जो पंचपदीय प्रणाली है उसके प्रणेता है हर्बर्ट। ठीक है, बिल्कुल आप याद रखिएगा। आगे हम किलपैट्रिक और आर्मस्ट्रांग को लेकर के भी बात करेंगे, ये किससे संबंधित है। अगला क्वेश्चन यहाँ पर है कंप्यूटर का है। बीट का विस्तृत रूप क्या है? ठीक है, हम बीट लिखते हैं ऐसे, तो बीट का विस्तृत रूप क्या है? बीट का मतलब क्या होता है? ठीक है, बिल्कुल बाइनरी डिजिट। एक आपका होता है बाइट। ठीक है, 8 बीट मिलकर के बनते हैं 1 बाइट, और इसी तरह से 1024 बाइट मिलकर के बनते हैं 1 किलो बाइट, और इसी तरह से 1024 किलो बाइट मिलकर के बनते हैं 1 मेगाबाइट, और इसी तरह से आगे गीगाबाइट, टेराबाइट। ठीक है, तो ऐसे प्रश्न भी आपके सामने आएंगे, साथ में हार्डवेयर सॉफ्टवेयर से। ठीक है, इसके बाद जो है एप्लीकेशन व अन्य रिलेटेड प्रश्न भी कंप्यूटर के रहेंगे, जो कि बिल्कुल मोस्ट प्रॉम्प्ट क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा ए। अगला प्रश्न है, देख लीजिए यहाँ पर। ठीक है, इसे आप मैथ्स का ही मानकर चलिए। यदि एक वर्ष जो लीप वर्ष न हो, लीप वर्ष या फिर अधिवर्ष, इंग्लिश में आप बोलते हैं लीप और हिंदी में बोलते हैं अधिवर्ष। अधिवर्ष का मतलब या लीप वर्ष का मतलब हो गया कि उस वर्ष में फरवरी का जो महीना होगा वो 29 दिनों का होगा। ठीक है, यानी 366 दिन, और शेष दिनों में 365 दिन होते हैं वर्ष के। इसी तरह से शताब्दी लीप होता है, जहाँ पे हम 400 से डिवाइड करते हैं। ठीक है, उसकी चर्चा करेंगे आगे हम। यदि एक वर्ष जो लीप वर्ष न हो, इसका मतलब फरवरी हमारा 28 का होगा, उस वर्ष में का पहला दिन रविवार हो तो अंतिम दिन कौन सा होगा? बिल्कुल भैया रविवार होगा। ठीक है, जो वर्ष लीप वर्ष नहीं होता है उसका पहला दिन और अंतिम दिन बिल्कुल हमेशा समान होता है, याद रखिएगा। अगर यहीं पर ये पूछा जाता कि मान लीजिए कोई पहला लीप वर्ष है, हमने पूछा आपसे कि मान लीजिए 1 जनवरी को रविवार है, तो ठीक उसके अगले वर्ष 1 जनवरी को कौन सा दिन होगा, तो आप उसमें +1 ऐड कर लेंगे, यानी अगला दिन हो जाएगा, क्योंकि पहला दिन वर्ष का और अंतिम दिन सेम हो गया। जब हम अगले ईयर में जाएंगे 1 जनवरी को, तो एक दिन आगे बढ़ जाएगा। ठीक है, अब यहीं पर हम एक प्रश्न और ले लेते हैं कि अगर कोई वर्ष लीप वर्ष है और उसका पहला दिन रविवार हो तो अंतिम दिन कौन सा होगा? क्योंकि यहाँ पर फरवरी आपका 29 दिन का हो गया। ठीक है, तो इसका मतलब यहाँ पर एक डे बढ़ गया ना, 29 फरवरी से पहले यहाँ पर हम जो 29वां दिन बढ़ जा रहा है फरवरी का, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। लेकिन जैसे आप फरवरी से आगे बढ़ेंगे, चूँकि हमें वर्ष के अंतिम महीने में और उसके अंतिम तिथि को दिन पूछा गया है। सामान्य वर्ष में ये समान होता है, लेकिन लीप वर्ष में क्या करेंगे आप, एक ऐड कर देंगे। और इसी तरह से मान लीजिए मैंने आपसे कहा कि 1 जनवरी को रविवार है और वह लीप वर्ष है, तो उसके ठीक अगले वर्ष 1 जनवरी को कौन सा दिन होगा, तो आप क्या करेंगे, एक दिन आप ऐसे भी बढ़ाते थे, एक दिन आप लीप वर्ष वाला बढ़ा लेंगे, यानी 2 दिन आप आगे बढ़ जाएंगे। अगर 1 जनवरी और लीप वर्ष, मान लीजिए मैंने फॉर एग्जांपल 2020 ले लिया, लीप वर्ष है, जहाँ पर 4 से डिवाइड करने पर वह वर्ष पूरी तरह से
कट जाएगा, मतलब शेषफल नहीं बचना चाहिए, तो उसे हम बोलते हैं लीप वर्ष। तो 2021 में जो 1 जनवरी होगा, अगर 1 जनवरी 2020 को रविवार था, अज्यूम कर लीजिए, हमें कन्फर्म पता नहीं है, अज्यूम कर लीजिए आप, तो 1 जनवरी 2021 को सोमवार मंगलवार कौन सा दिन होगा? मंगलवार होगा। ठीक है, अगर यही लीप वर्ष नहीं होता, मान लीजिए 1 जनवरी 2019 को रविवार है और मैं आपसे पूछूं 1 जनवरी 2020 को कौन सा दिन होगा, तो सोमवार हो जाएगा। तो देखिए लीप वर्ष में पहला दिन और अंतिम दिन में एक दिन का डिफरेंस होता है। यदि पहला दिन रविवार है तो अंतिम दिन आपका हो जाएगा सोमवार। सी विल बी द राइट आंसर हियर। एक प्रश्न आप जल्दी से और देख लीजिए ताकि आपका बिल्कुल क्लियर हो जाए कॉन्सेप्ट ये वाला। यदि 1 मई 1997 को शुक्रवार हो तो 1 मई 2000 को कौन सा दिन होगा? 1997 के बाद 1998 आएगा, इसके बाद 1999 आएगा और फिर आपका 2000 आ जाएगा। ठीक है, इसमें अगर आप ध्यान से देखेंगे तो 2000 ये आपका लीप वर्ष है, 4 से डिवाइड करेंगे तो शेषफल नहीं बचेगा। शेष जो तीनों वर्ष है लीप वर्ष नहीं है। इसी तरह से 1996 आपका लीप वर्ष होगा, हर चौथा वर्ष आपको लीप वर्ष मिलता जाएगा। तो यहाँ पर देख लीजिए 1 मई 1997 को शुक्रवार है, इसका मतलब 1 मई 1998 को कौन सा दिन होगा? शनिवार होगा। 1 मई 1999 को कौन सा दिन होगा? रविवार हो जाएगा। 1 मई 2020 को कौन सा दिन होगा? सोमवार हो जाएगा। गलत, मंगलवार हो जाएगा, क्योंकि 2000 आपका लीप वर्ष है और जो मई का महीना है फरवरी के बाद आता है। फरवरी लीप वर्ष में 29 दिन का होता है, एक दिन यहाँ पर एक्स्ट्रा होता है, इस वजह से आपको एक दिन और आगे बढ़ जाना होगा। ठीक है, तो 1 मई 1997 को शुक्रवार, तो 1 मई 1998 को शनिवार, 1 मई 1999 को रविवार और 1 मई 2000 को हो जाएगा मंगलवार। ठीक है, मैं यहाँ पर प्रश्नों को कॉम्प्लिकेटेड नहीं बना रहा हूँ मित्रों, बिल्कुल आपको व्यावहारिक तरीके से सिखाने का प्रयास कर रहा हूँ ताकि बिल्कुल आप लोग उंगली पे गिन करके फटाक से आंसर निकाल लें। अदरवाइज मैं अभी आपको यहाँ पे डे आपको फार्मूला बता दूंगा, आप फार्मूला रटते रह जाएंगे। ठीक है, आपको विधि बता दूंगा, आप करते रह जाएंगे एसएससी वालों की तरह। तो यहाँ पर आप ये प्रयास करिए कि आपको हर प्रश्न आना चाहिए और जल्दी आप समय के अंदर कर लीजिए, आपके पास समय की भी जो है कमी रहेगी सुपर परीक्षा में। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला क्वेश्चन आपका है स्टिमुलस रिएक्शन थियरी का संबंध किस मनोवैज्ञानिक से है? एसआर थियरी। देखता हूं आप लोगों में से कितने लोग इसका राइट आंसर दे पाते हैं। बिल्कुल भैया, थार्नडाइक जी। ठीक है, बिल्ली वाले, बिल्ली पर प्रयोग करने वाले महोदय। ठीक है, तो थार्नडाइक हो गया, जहाँ पर आप सभी जानते हैं कि उसको एक पिंजरे में बंद कर देते हैं और एक वहाँ पे वो लीवर होता है और कई बार गलती करती जैसे उसका पैर लीवर पे पड़ता है वो खुल जाता है, बाहर उसके लिए भोजन रखा होता है। ठीक है, जो कि स्टिमुलस का काम करता है, वो रिएक्शन देती है कई बार, त्रुटि प्रयास। ठीक है, तो उसमें जो 3 नियम आप जानते हैं, उसमें 5 गौड़ नियम है और 3 जो मुख्य नियम है थार्नडाइक के। बिल्कुल भैया आपको याद रहने चाहिए, एटलीस्ट आपको ये पता होना चाहिए 3 मुख्य नियम है, 5 गौड़ नियम है। अगर उस समय नियम पता तो अच्छी बात है। ठीक है, गौड़ नियम आप सभी जानते हैं, उसमें बहु प्रभाविता है, सादृश्यता है वगैरह, 5 है। 3 जो मुख्य नियम आपको बिल्कुल पता होना चाहिए, प्रभाव का, अभ्यास का और तत्परता का, प्रभाव का और अभ्यास का नियम, क्रम से आप याद रखिएगा। तो एसआर थियरी का संबंध जो है मनोवैज्ञानिक थार्नडाइक से है। अब यहाँ पर देख लीजिए आरएस थियरी का संबंध किससे है? बिल्कुल भैया समझ गए होंगे आप लोग, अनुकूलित अनुक्रिया का सिद्धांत स्किनर महोदय का, और कई नामों से इन्हें जाना जाता है, इनके जो सिद्धांत है। एक नाम उसी में से आपका है रिएक्शन स्टिमुलस। ठीक है, आरएस थियरी, यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा स्किनर महोदय। एक प्रश्न और भी पूछा जाता है कि अनुकूलित अभिप्रेरणा का सिद्धांत। ठीक है, आपको थोड़ा सा प्रश्नों की प्रकृति समझनी होती है और जिस मनोवैज्ञानिक से संबंधित जो भी थियरी है उसको आप अगर समझ गए हैं तो उसको कैसे भी किस नाम से भी पूछेगा आप गलत नहीं करेंगे। ठीक है, अगला प्रश्न यहाँ पर देख लीजिए, शास्त्रीय अनुबंधन का सिद्धांत किस मनोवैज्ञानिक से संबंधित है? क्लासिकल अनुबंधन। ठीक है, क्लासिकल भी बोल सकता है, शास्त्रीय भी बोल सकता है। ठीक है, कुत्ते पर जिन्होंने प्रयोग किया था, कुत्ते का लार टपकना। ठीक है, याद आ गया आपको सारी चीज़ें, पावलोव महोदय। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा डी। अगला प्रश्न यहाँ पर देख लीजिए आप लोग,
अनुकरण द्वारा सीखने के सिद्धांत का संबंध किस मनोवैज्ञानिक से है? किस मनोवैज्ञानिक ने अनुकरण द्वारा सीखने पर बल दिया है? आपको बस इतना पता होना चाहिए, ठीक है। अल्बर्ट बंडूरा साहब। टालमैन, चिन्ह अधिगम, स्किनर देख लिया आपने, ठीक है। चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न देखिए यहाँ पर आ गया, चिन्ह अधिगम सिद्धांत का संबंध किस मनोवैज्ञानिक से है? टालमैन महोदय से, ठीक है। आगे आने वाले सीरीज में मित्रों प्रयास करेंगे कि प्रश्नों पर थोड़ा सा आपको और एक्सप्लेनेशन देने का प्रयास करें, भले ही वीडियो थोड़ा सा लंबा हो जाए, ताकि आपको फिर उससे जो रिलेटेड दूसरे प्रश्न आए या अन्य नाम से पूछा जाए उस मनोवैज्ञानिक का, या फिर जो भी प्रश्न हो अदर सब्जेक्ट की, विज्ञान, मैथ्स, रीजनिंग, जो भी प्रश्न हो, तो वहाँ पे आपका प्रश्न गलत ना हो और थोड़ा सा आपको वहाँ पर सीखने को मिल जाए, ठीक है। आपकी चीज़ें भी वहाँ पर रिवाइज हो जाए, ये प्रयास किया जाएगा हमारी तरफ से। तो जल्दी से यहाँ पर हम कुछ प्रश्न और देख लेते हैं दोस्तों। मौखिक पठन के प्रकार हैं। मुझे लग रहा है ये प्रश्न का आंसर सभी लोग देख लेंगे। मौखिक पठन दो प्रकार होते हैं, एक सामूहिक पठन होता है, दूसरा व्यक्तिगत पठन होता है। दोनों के अपने अपने महत्व हैं, ठीक है। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा सी। अगला क्वेश्चन यहाँ पर देख लीजिए आप लोग, ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड, ठीक है। ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड कब आरंभ हुआ था, आपको ये बताना है सीधे सीधे यहाँ पर, ठीक है। 1988 में। और आज के इस सेशन का हम अंतिम प्रश्न देखेंगे। सबसे छोटी अभाज्य संख्या है, और यहाँ पर हम कम से कम 3 से 4 प्रश्न और यहीं पर कवर कर लेंगे। आपको बताना है सबसे छोटी अभाज्य संख्या है। जो लोग यहाँ पर ऑप्शन सी बता रहे हैं पूरी तरह से गलत है भैया। एक के बारे में आप जान लीजिए कि एक न तो भाज्य है और न ही अभाज्य है, ठीक है। बिल्कुल आप लोग क्लियर कर लीजिए, एक जो संख्या है न तो भाज्य संख्या होती है न ही अभाज्य संख्या होती है। आपसे सीटेट में इस तरह के प्रश्न ज़्यादा पूछे जाते हैं, कोई एक संख्या दे देगा, बोलेगा इसके अभाज्य गुणनखंडों की संख्या बताइए या फिर भाज्य गुणनखंडों की संख्या बताइए, तो वहाँ पर हमें एक को काउंट नहीं करना होता है। कुल गुणनखंडों की संख्या पूछेगा तो हम एक को काउंट करते हैं, ठीक है। तो जिन लोगों ने इस तरह के प्रश्न देखे आप लोग बिल्कुल कमेंट कीजिएगा, अगर आपको पता है तो बहुत अच्छी बात है। आप यहाँ पर देख लीजिए, बाकी दो आपकी जो है सबसे छोटी अभाज्य संख्या होती है, और दो एकमात्र ऐसी अभाज्य संख्या है जो कि सम संख्या है। अगर आपसे एग्जाम में ये प्रश्न पूछ लेगा, ऐसे प्रश्न पूछ दे अगर आपसे कि सभी अभाज्य संख्याएं विषम संख्या होती हैं, ठीक है, तो आपको ध्यान देना है एक संख्या दो ऐसी संख्या है जो कि सम है और अभाज्य संख्या भी है, और सबसे छोटी अभाज्य संख्या आपकी दो होती है। यहाँ पर 3 भी अभाज्य संख्या है, 5 भी अभाज्य संख्या है, ठीक है। अभाज्य संख्याएं जो स्वयं और एक के अतिरिक्त किसी और से डिवाइड नहीं होती, किसी और से नहीं घटती हैं। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा 2। कुछ और प्रश्न भी है दोस्तों, इसे हम देखेंगे अगले सेशन में। वीडियो लंबा ना हो जाए ये प्रयास रहेगा, और उम्मीद करेंगे दोस्तों अगर आप लोगों को अगर एक दिन में आप दो टेस्ट सीरीज सॉल्व कर सकते हैं तो आपके लिए दो जो है टेस्ट सीरीज डेली अवेलेबल करवाए जाएंगे। 2 कर लीजिए आप, 3 कर लीजिए आप, या वीडियो को थोड़ा सा और कुछ क्वेश्चन और ऐड करके वीडियो थोड़ा सा लंबा हो जाए। अगर आपको कोई दिक्कत ना हो, आप लोग अगर कर सकते हैं, बिल्कुल आप सॉल्व करते रहें। तो प्लीज़ दोस्तों वीडियो को लाइक करके ज़्यादा से ज़्यादा शेयर जरूर कर दिया करिए, साथ में चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेंगे। साथ में दोस्तों आप सभी लोगों के लिए टेलीग्राम चैनल और फेसबुक पेज का लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप लोग जा करके ज़रूर ज्वाइन कर सकते हैं। थैंक यू सो मच फ्रेंड्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग।